तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं? आप सबों को अनिल सर का नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग मन से पढ़ाई करते होंगे। और क्योंकि दिनानुदिन अब समय कम होते जा रहा है, एक एक दिन अब आपके परीक्षा के लिए मात्र बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज 13 तारीख हो गया है, 4 दिन के चौथा रोज़ आपका एग्ज़ाम है। तो आज आप लोगों के लिए हम इस क्लास में हिंदी व्याकरण का कारक, समास, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद सबका इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, VVI पूछने वाला, गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके हिंदी परीक्षा में जो 17 तारीख को 17 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का जो एग्ज़ाम है, उसमें इसी कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि विच्छेद से प्रश्न रहेगा और आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो सोच है, जो सपना है, वह पूरा हो सके, सपना साकार हो सके। इसी आशा के साथ आइए सर्वप्रथम हम कारक से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। कारक से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, जो कारक में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और कैसा हमारा प्रश्न रहेगा। तो कारक से प्रश्न जैसे है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? सही जवाब क्या होगा? तो को और के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखिए और इस क्लास को सभी जगह शेयर और लाइक भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें क्या है? आपादान कारक है। कौन कारक है? आपादान कारक। नहीं, राम पर बहुत कर्ज है। अगला प्रश्न है, राम पर बहुत कर्ज है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? उसका नाम बताइए। राम, इसमें पर में कौन कारक है? ये कहा गया है राम पर बहुत कर्ज है, तो पर जो है उसमें कौन कारक या पर कौन कारक का चिन्ह है? तो हम जानते हैं जो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर, है ना? है, तो राम पर बहुत कर्ज है, राम पर, तो यहाँ पर में पर अधिकरण कारक का नहीं होगा। राम पर कर्ज है, राम पर बहुत कर्ज है, इसीलिए इसका यह कर्ता कारक का चिन्ह हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ना? है, चलिए अगला क्या हो गया? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर वृक्ष से पत्ता अलग होता है, तो से किस कारक का चिन्ह है? तो आपादान कारक का चिन्ह है ना? गीता को तेज बुखार क्या है? गीता को तेज बुखार है। रेखांकित कारक का नाम क्या है? अब गीता को तेज बुखार है, गीता को क्या है? तेज बुखार है, तो कौन कारक है? कर्म कारक का चिन्ह है। बच्चों ने आम नहीं खाया। आम कौन कारक का चिन्ह है? बच्चों ने आम नहीं खाया। आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, तो बच्चा का संबंध आम से है, तो ये संबंध कारक का चिन्ह है। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता, नहीं, छत से उतरी हुई है, तो आपादान कारक का चिन्ह है। भूखे को
भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो तो संप्रदान कारक का चिन्ह है, जिसके लिए काम किया जाए, तो भूखे के लिए काम किया जाता है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का? ये घर से लौटा हुआ अपादान कारक का। वृक्ष पर बैठी हुई, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। किस कारक का चिन्ह है? सही जवाब क्या होगा? अधिकरण कारक का। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, ये कारक से। अब जो है हम क्रिया और काल से इसका देखेंगे। ये क्रिया और काल से जो प्रश्न है, क्रिया, पहला प्रश्न है क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? जब कोई मूल धातु है, जैसे खा, पढ़, लिख, जा, ये सब क्रिया, ये सब धातु है, उसमें क्या जोड़ देते हैं कि क्रिया बनता है? तो ना जोड़ते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? ना होगा। नहीं, भविष्यत काल के कितने उदाहरण हैं? भविष्यत काल के देखिए 2 उदाहरण हैं। दो कितने प्रकार, भविष्यत काल कितने प्रकार के हैं? 2। किसी किसी व्याकरण में 3 भी है और किसी में 2 भी है। ये देखिए, तो 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 होगा, है ना। अब अगला प्रश्न है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जब ये संज्ञा सर्वनाम में शब्दों में प्रत्यय लगा करके धातु बनाते हैं तो उसे नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। याद रखिए, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त और पूर्वकालिक क्रिया। तो वह घर पहुंच गया, तो यह क्या है? वह घर पहुंच गया, तो घर पहुंचना और गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। कौन क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों के बाद अलग अलग धातु आते हैं। जब अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों के बाद जब अलग अलग धातु आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र धातु कहते हैं। धातु के अनुकरण पर जो धातु बनती है, ध्वनि के अनुकरण पर, प्रश्न है ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? जहाँ क्रिया में अर्थात कर्म नहीं लगता है, तो जब कर्म नहीं लगता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जहाँ पर कर्म लगता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ये याद रखिए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन है? राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए किसमें है? तो राजू सदा रोता रहता है, यहाँ पर जो है राजू रोता है ना, है? वह छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, तो यहाँ पर कर्म है, क्रिया के साथ क्या है? तो रोना सदा, तो यहाँ पर ये जो है सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सही जवाब क्या होगा? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ कौन सी क्रिया लगता है? तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य
क्रिया का उदाहरण है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, ये असमापिका क्रिया है ना। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, काल और क्रिया का। अब चलिए ये उपसर्ग से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। नहीं, पहला क्या है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। कौन सा है, सही जवाब क्या होगा, सम होगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सु जोड़ आगत होता है। स्वागत में तो स्व जोड़ आगत, स्वागत स्वागत तो स्व आता है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सु जोड़ आगत, है ना। तो कौन उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग हो गया। ठीक है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन, अध्यक्ष में तो अध्यक्ष में कौन सा है, तो अधि उपसर्ग है। कौन सा है, अधि उपसर्ग है। कौन सा है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कहा गया है, प्रश्न है किस उपसर्ग में अन, जैसे अनिच्छा, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन, अनुपम, ये अनुचित। तो यहाँ पर अनुपम में अन का नहीं, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनु उपसर्ग है, नहीं अनुपम। ठीक है। ये क्या हो गया इसका, ये अनुपम में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अन जोड़ इच्छा, अन जोड़ उचित, अनु जोड़ गमन, अनु जोड़ अनुपम, अनुगमन, अनु यहाँ भी अनु है। तो अन का ये सब में क्या है, किसमें अन का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अन जोड़ इच्छा, अन जोड़ उचित, अनु जोड़ पम, अन जोड़ उपम, उपम, अनु जोड़ गमन, ये इसका डी होगा। ठीक है। चलिए, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युपकार में प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, तो कौन सा उपसर्ग होता है इसमें, ऐसे संधि विच्छेद करके जो है ये देखिए, तो प्रति उपसर्ग है। ठीक है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है। उपाध्यक्ष में कौन सा, उपाध्यक्ष उपजोड़ नहीं, उपाध्यक्ष में कौन सा, तो उप है इसमें, है ना। कौन सा है, उप उपसर्ग है। अपलक में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या, जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो अपलक, तो पलक में कौन लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, नहीं, पलक शब्द है उसमें अ उपसर्ग है। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यास में अभि उपसर्ग है ना। चलिए, अभिनंदन, नंदन में अभि उपसर्ग है, नहीं, अभिनंदन, नंदन शब्द है उसमें क्या है, अभि उपसर्ग लग गया। अवकाश में अब उपसर्ग है, अब में काश में जो है अब लगा हुआ है। अगला क्या, 49 शब्द से निर्मित उपसर्ग कौन है, 49 शब्द में निहित उपसर्ग कौन है, तो चास में उन लगा हुआ है। चास में क्या लगा हुआ है, चास में उन उपसर्ग लगा हुआ है। अनुकूल, कूल में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, नहीं। वियोग, योग में वी उपसर्ग लगा हुआ है। निर्जन में निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर्जन में कौन है, निर उपसर्ग है, नौहर्षि का र हलंत, ये है निर। ठीक है। अतिकर्मण में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है, कर्मण में अति आ गया है। तो इस तरह से हम लोग उपसर्ग को देखें। अब प्रत्यय देखेंगे। विज्ञान में प्रत्यय क्या है, जो किसी शब्द के अंत में लगता है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है ना, तो विज्ञान में आन प्रत्यय है। तो
तो शब्द का उच्चारण विज्ञ, विज्ञ में आन लग गया, विज्ञ में आन लगा तो विज्ञान। निर्वासित, निर्वासित में कौन प्रत्यय है? निर्वासित, देखिए इत, निर्वासित, इत आता है अंतिम में, अंतिम में क्या आता है? इत, तो इत उपसर्ग है। वहाब, वहाब में कौन सा प्रत्यय है? वहाब, उच्चारण क्या आता है? वहाब। आब, वहाब, आब आता है, आब, तो आब उप प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं किसमें? संज्ञा सर्वनाम है, कृदंत प्रत्यय जोड़ा जाता है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, तो क्रिया में जोड़ा जाता है कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़ा जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? जो इसमें कृदंत प्रत्यय से, तो क्रिया के अंत में देखिए रंगीला ये भी नहीं है, दुधारू ये भी नहीं है, बिकाऊ, कृपालु अर, तो कृपालु और बिकाऊ जो बेचने का काम करता है ना, तो बिकाऊ है, दुधारू है, दुधारू, तो बिकाऊ जो है इसमें, बिकाऊ जो है यह क्या है? कृदंत शब्द से बना हुआ है। होनहार, होनहार में कौन सा हार प्रत्यय है? होनहार में इसका देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है इसका उड़ गया है, कहीं से कहीं आ गया, ठीक है, ऊपर में अच्छे। होनहार में कौन, होनहार में कौन सा? तो हार प्रत्यय है। होनहार में कौन प्रत्यय है? हार प्रत्यय है। जनता शब्द में कौन प्रत्यय है? जन में ता प्रत्यय लगा हुआ है, नहीं। बढ़िया, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बढ़िया, इया, बढ़िया में क्या है? इया प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में क्या है? इया प्रत्यय है। हर्षिकार है, युआकार है, इया प्रत्यय है। कोष्टक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कोष्टक, अक प्रत्यय है। कौन है? कोष्ठक, कोष्ठक, ठक प्रत्यय है। कोष्ठक में कौन प्रत्यय होगा? ठक प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय? कोष्ठक। भुक्खड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भुक्खड़, भुक्खड़ है ना, तो अकड़ प्रत्यय है। क्या है? हाँ। चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, आहट, चिल्लाहट, आहट आता है शब्द में, क्या आता है? आहट, आहट प्रत्यय है, ठीक है। अगला क्या है? अंतिम, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम, इम, अंतिम, इम प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है इसमें? इम प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। अंतिम, अन, अन में तिम, अन में अन, अंतिम, अन, अन में तिम लग गया है, तिम, अन में तिम लगा हुआ है, अन में तिम, इम, इम प्रत्यय है इसमें, इम, हर्षिकार और मो, इम, ये भी ध्यान दें। झूला में कौन सा प्रत्यय है? झूला, आ प्रत्यय है। उच्चारण कीजिए झूला, तो इसमें क्या है? आ प्रत्यय है, ठीक है। वास्तविक में कौन प्रत्यय है? इक, हर्षिकार को इक, वास्तविक। झाड़ू, आड़ू, झाड़ू है ना, तो इसमें क्या है? झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू में कौन प्रत्यय है? ऊ, दीर्घुकार है, अंतिम में दीर्घुकार लगा हुआ है तो दीर्घुकार प्रत्यय है, दीर्घ ऊ प्रत्यय है। हसोड़, हसोड़ में कौन प्रत्यय है? ओड़ प्रत्यय है। तो इस तरह से ये उपसर्ग देखें, प्रत्यय देखें। अब हमारा इम्पोर्टेंट ये जो है संधि, जिस संधि से आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इस संधि को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे? संधि को। तो देखिए सरोज क्या है? संधि जो है, यह संधि में सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज किस संधि का? तो इसमें संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होता है? सरोज, सरह जोड़ जो है ना, तो सरोज,
सरोज तो सरह, सरह में विसर्ग आता है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ इस, क्या होगा? महाजोड़ इस में दीर्घिकार, ठीक है। दिग्गज का संधि, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज किस दिक जोड़ गज, तो दिक को आता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परम जोड़ आत्मा, तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, परम जोड़ आत्मा तो आकार है, ये याद रखिए। आकार, जब ये आकार वाला जब संधि विच्छेद रहेगा तो वह दीर्घ संधि होगा। तो परमात्मा में आकार है, आकार का संधि होता है तो यह दीर्घ संधि है। स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत हर्षुकार है ना। तो स्वा, हर्ष उ के बाद क्या होता है? हर्षुकार का क्या होता है? व का हर्षुकार हो गया, है ना। हर्षुकार का व आता है, हर्षु या दुर्गो, तो ये इसमें क्या है? यन संधि का है। किसका है? यन संधि, है ना, यन संधि है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ चारण। अब देखिए उत जोड़ चारण आपका ए में भी है और बी में भी है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ए में भी है और बी में भी है, तो हलंत होगा तो में, तो उत जोड़ चारण ये बी नंबर का हमारा सही होगा। निश्चल, निह जोड़ छल, है ना, निह जोड़ निश्चल, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? क्या होगा? निह जोड़ छल, डी नंबर में निह जोड़ छल। संधि के भेद नहीं है, कौन संधि का भेद नहीं है इसमें? ये जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संज्ञा संधि। संज्ञा संधि का नाम सुने हैं? नहीं, तो ये संधि का भेद नहीं है। निम्नलिखित शब्द में किस में विसर्ग संधि है? तो अब यहाँ पर देखिए किस में, तो अब ये निश्चल का क्या है? निह जोड़ छल, निह जोड़ चल, निश्चल, निह जोड़ चल, तो निश्चल में विसर्ग संधि है। काव्योर्मी, काव्योर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? काव्योर्मी, काव्य जोड़ उर्मी, क्या होगा? काव्य जोड़ उर्मी। अगला क्या है? पवित्र का संधि विच्छेद, पवित्र का संधि विच्छेद पब अब आता है, नहीं तो पौ जोड़ इत्र, अब के जहाँ पर अब रहता है तो वहाँ ओकार आता है, तो पौ जोड़ इत्र क्या होगा? पौ जोड़ इत्र। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ नति, क्या होगा? उन्नति का संधि विच्छेद उत जोड़ नति, क्या होगा? उत जोड़ नति। महोजस्वी, महोजस्वी औकार है, औकार है ना। महोजस्वी तो महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी। आ और ओ के मिलने से, आ और ओ के मिलने से क्या बनता है? औकार मिलता है, होता है। तो महाजोड़ ओजस्वी, ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नाभिक आब है, आब है, तो यहाँ पर क्या होगा? आब का जो है नाभ, आब आता है, तो आब जो है वह क्या होगा? औकार का। आ क्या आता है? औकार का, तो नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, नाभिक क्या होगा? नौ जोड़ इक, क्योंकि जहाँ पर आब आता है तो वहाँ पर औकार होता है, अब के स्थान पर ओकार, ओ, और आब के स्थान पर औकार, तो नौ जोड़ इक, ठीक है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोड़ अर्थ, सुजोड़ स्वार्थ, फिर व के स्थान पर हर्षुकार या दीर्घुकार आता है ना, तो क्या होगा? स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ का सुजोड़ अर्थ होगा। अब क्या है? सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि, नहीं, सप्त जोड़ ऋषि, है ना, सप्त जोड़ ऋषि, ठीक है। उसके बाद श्रेष्ठ करह, श्रेह जोड़ करह, है ना, श्रेह जोड़ विसर्ग के बाद यदि अन बन रहता है तो उसके क्या हो जाता है? दंत स हो जाता है, ठीक है। तो श्रेय जोड़ कर क्या होता है? श्रेय जोड़ कर। दुर्गंध, दूर जोड़ गंध, दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा? दूर जोड़ गंध, क्या होगा? दूर जोड़ गंध। देखिए कहाँ दूर जोड़ गंध, तो सी नंबर का
हमारा दूरजोर दुर्गंध। यहाँ पर ये विसर्ग संधि दूरजोर गंध, दुह जोड़ गंध है। ऑप्शन क्या सब है? दूर जो ध, दू जोड़ गंध, दूर जोड़ गंध और दुह जोड़ गंध, है ना। तो ये विसर्ग का रेप हो जाता है तो क्या होगा? दूर जोड़ दुह जोड़ गंध, दुर्गंध, है ना। अब हम लोग ये समास को देखेंगे। पंचानन, पंचानन, पंच आनन, पांच आनन वाला कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है, जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है ना, बहुब्रीहि समास। दिन रात, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो दिन रात कौन हो गया? द्वंद्व समास हो गया। जन्मांध कौन समास है? जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध क्या हो गया? जन्म से अंधा। तो जिस समासिक शब्द में कारक के चिन्ह का प्रयोग होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नहीं, जिस समासिक शब्द में के विग्रह में कारक के चिन्ह का प्रयोग होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, तो ये कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। प्रतिमास कौन सा? तो जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो, है ना, तो प्रति क्या है? अव्यय है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम, तो यह कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। यथासाध, फिर यथा क्या है? अव्यय है, यथा क्या है? अव्यय है, तो यथासाध कौन समास हो गया? अव्ययी भाव। वीर पुरुष, पुरुषों में जो वीर है, पुरुषों में नहीं, पुरुषों में जो वीर है, पुरुषों वीर पुरुष हैं, तो इसमें कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। पशुधर, पशुधर कौन समास हो गया? पशुधर, ये बहुब्रीहि समास हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास हो गया। माता पिता, दोनों पद प्रधान है, माता पिता में दोनों पद प्रधान है, इसीलिए यह द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। बराबर, बराबर कौन समास है? ये अव्ययी भाव समास है। बराबर कौन समास है? अव्ययी भाव समास है, जिसमें दोनों पद जो है एक ही पद को बार बार जब लिया जाता है, जैसे दीन, दिनानुदीन, नहीं, प्रतिदिन, दिन व दिन, बराबर, ये अव्ययी भाव समास हो गया। आशातीत कौन सा समास है? आशातीत तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज, चार भुजा वाले, चार क्या है? दिग्गु समास है, संख्यावाचक शब्द है, तो ये चार क्या हो गया? दिग्गु समास हो गया, है ना। तो अब काम चोर, काम में जो चोर है, कौन समास? तत्पुरुष समास। तो इस तरह से समास का जो है हम लोग ये सभी कुछ व्याकरण का महत्वपूर्ण चीज़ देख लिए। आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा ताकि हिंदी के परीक्षा में आपका व्याकरण से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगले पिछले क्लास में भी हम देख लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण। अब आज हम ये देखें आपका ये व्याकरण से संबंधित अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नहीं, इसी आशा के साथ आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।